छठवीं का हम लोग 2 पार्ट में कर चुके हैं। एक पार्ट 1 में है, एक पार्ट 2 में है और पार्ट 3 है, क्योंकि 30 सवाल था और डिस्क्रिप्शन इसका थोड़ा बड़ा था, इसीलिए करके इसको हम लोग 3 पार्ट में बांट दिए हैं। चलिए, इसमें जो तीसरा पार्ट है, इसका पहला सवाल है, ये 23 नंबर सवाल है पूरे सेट का। बताइएगा कि शेख बहारुद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सुहरावर्दी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? सुहरावर्दी संप्रदाय। देखिए, जिस प्रकार से हिंदू धर्म में अलग अलग संप्रदाय है, आप देखिएगा कि कबीरपंथी अलग है, वैष्णव अलग है, जो क्या कहते हैं कृष्ण को मानता है, कोई शिव को मानता है, तो आप देखते हैं कि उसका संप्रदाय अलग है। तो जिस तरह से हिंदू धर्म अलग अलग संप्रदाय में बटा हुआ है, इसी तरह से मुसलमान भी अलग अलग संप्रदाय में बटा हुआ है और अलग अलग सूफी संत अलग अलग संप्रदाय का और अलग अलग सिलसिला चलवाए थे। ठीक है ना, इस तरह के संप्रदाय का। ठीक है ना, तो इसमें एक संप्रदाय है जिस संप्रदाय का नाम है सुहरावर्दी। कौन सा? सुहरावर्दी। ठीक है ना, तो सुहरावर्दी संप्रदाय का जो इसकी शुरुआत किए थे और ये संबंधित जो थे, कौन संबंधित थे? बहाउद्दीन जकारिया संबंधित थे और शेख बहाउद्दीन जकारिया इसी संप्रदाय से थे। कौन सा संप्रदाय? सुहरावर्दी संप्रदाय। ठीक है ना, चलिए अब देख लेते हैं कि कौन कौन सा प्रमुख संप्रदाय मुसलमानों में है और उसकी कौन कौन जो है सो संपादक थे या कौन इसको जो है सो शुरू किए थे, इसकी शुरुआत किसने किया था, इसके प्रवर्तक कौन थे। चलिए इस बात को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आप देखिएगा कि पहला कि सबसे पहले सबसे पुराना जो संप्रदाय है मुसलमानों में, सबसे पहला जो सिलसिला चला था वो चला था चिश्ती सिलसिला। कौन सा? चिश्ती सिलसिला। और इसकी शुरुआत जो किया था वो क्या था? मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन क्या था? मोइनुद्दीन चिश्ती किया था ये चिश्ती सिलसिला का शुरुआत। ठीक है, देखिए अपने नाम के साथ जुड़ा हुआ चिश्ती, और कौन क्या था? मोइनुद्दीन चिश्ती किया था। ठीक है ना, इसकी शुरुआत किया था। चिश्ती सिलसिला का जो प्रमुख संत थे वो कौन कौन थे? देखिए, हम क्या बताएं कि सबसे पहले और सबसे पुराना जो संप्रदाय है वो है चिश्ती संप्रदाय, और इसके जो प्रवर्तक थे, इसकी जो शुरुआत किए थे वो मोइनुद्दीन चिश्ती किए थे, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती किए थे। चिश्ती सिलसिला के जो प्रमुख संत हैं वो कौन कौन हैं? मतलब जो चिश्ती संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, जो चिश्ती सिलसिला को मानते हैं, उसमें कौन कौन जुड़े हैं? देखिएगा, निज़ामुद्दीन औलिया। कई बार पूछा जाता है कि निज़ामुद्दीन औलिया किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे, तो चिश्ती संप्रदाय से। कौन? निज़ामुद्दीन औलिया। फिर देखिए बाबा फरीद, कौन जुड़े हुए हैं? बाबा फरीद जुड़े हुए हैं। फिर देखिए बख्तियार काकी, कौन है? बख्तियार काकी। और फिर जाकर के शेख बुरहानुद्दीन गरीब, कौन है? शेख बुरहानुद्दीन गरीब। इन 4 संतों 5 संतों का जो नाम है इनको आप याद रखिएगा, जिसमें पहला आपका हो गया मोइनुद्दीन चिश्ती, ये तो चिश्ती से थे ही क्योंकि ये इसकी शुरुआत ही किए थे। निज़ामुद्दीन औलिया, इसके साथ साथ निज़ामुद्दीन औलिया के अलावा बाबा फरीद, उसके बाद बख्तियार काकी और शेख बुरहानुद्दीन गरीब, ये सारे इस चिश्ती सिलसिला से जुड़े हुए थे। उसके बाद देखिएगा कि बख्तियार काकी के शिष्य कौन थे? बख्तियार काकी के जो शिष्य थे वो बाबा फरीद। देखिए बख्तियार काकी कई बार ये भी पूछ देता है कि कौन किसके शिष्य थे, तो बख्तियार काकी के जो शिष्य हुए वो कौन हुए? बाबा फरीद। कौन? बाबा फरीद। फिर देखिए बाबा फरीद के जो सिख हुए ना शिष्य, बाबा फरीद के जो शिष्य हुए वो कौन हुए? थोड़ा सा देखिएगा। बाबा फरीद के शिष्य निज़ामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन सबीर। कौन है? निज़ामुद्दीन औलिया, निज़ामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन सबीर, अलाउद्दीन सबीर। ठीक है ना, फिर जाकर के देखिएगा तो अलाउद्दीन सबीर और कौन हो गया? निज़ामुद्दीन औलिया। और फिर जाकर के निज़ामुद्दीन औलिया का जो शिष्य बन गया सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी, यहाँ कॉमा नहीं होगा, देहलवी। ठीक है ना, तो 3 व्यक्ति इसके हो गए। बताइएगा कौन कौन है? सलीम चिश्ती, सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और कौन हो गए? कौन? अमीर हसन
देहलवी, ठीक है ना, ये 3 व्यक्ति इसको गुरु। तो एक बार क्रम से देख लीजिए। देखिए बख्तियार खिलजी, बख्तियार काकी के जो शिष्य थे वो कौन बने? बाबा फरीद। बाबा फरीद के 2 शिष्य, ऐसा नहीं कि 2 ही शिष्य थे, और भी शिष्य थे, लेकिन 2 जो प्रमुख थे, जो बाद में जाकर के फिर इन्होंने कई संत क्या कहते हैं संप्रदाय को चलाया था, इस वजह से इनका नाम याद रखना है। बाबा फरीद के 2 शिष्य, एक निज़ामुद्दीन औलिया और एक आपका अलाउद्दीन सबीर। फिर निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य 3, देखिए पहला का 1, दूसरा का 2, तीसरा का 3, देख रहे हैं, पहला का 1, दूसरा का 2, तीसरा का 3। अब देखिए निज़ामुद्दीन औलिया का जो था सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी, ठीक है साहब, इतना पॉइंट याद रखना है। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। दिल्ली का जो 7 सुल्तान था, दिल्ली सल्तनत में 7 शासकों का इन्होंने शासन देखा था। तो कई बार पूछा जाता है कि वह कौन सा सूफी संत था जिसने दिल्ली सल्तनत के 7 क्या कहते हैं शासकों का ये शासन देखा था। तो याद रखिएगा निज़ामुद्दीन औलिया ऐसे व्यक्ति थे। और याद रखिएगा कि निज़ामुद्दीन औलिया के कहने पर ही जो जूना खां था, जूना खां गयासुद्दीन तुगलक का जो बेटा था जूना खां, वो लकड़ी का महल बनवाया था दिल्ली के तुगलकाबाद के पास में, और उसमें मिलने के लिए बुलाया था। क्योंकि निज़ामुद्दीन औलिया क्या किया था, जूना खान को भड़का दिया था। तो गयासुद्दीन तुगलक ना उसको चैलेंज किया कि हम दिल्ली से, मतलब दिल्ली जब आएंगे ना तो तुमको बड़ा भगाएंगे, यहाँ से दिल्ली से दरबार से भगाएंगे। क्योंकि वो बंगाल अभियान पे गया हुआ था गयासुद्दीन तुगलक, तो वो बंगाल से लौटते वक्त बताया था कि ये मेरे बेटा को भड़का दिया जूना खान को ना, हम आते हैं तब दिल्ली से तुमको बाहर करेंगे। तो निज़ामुद्दीन औलिया उस पर ये क्या कहता था, दिल्ली अभी दूर है। क्या बोला था? दिल्ली अभी दूर है, ठीक है ना। और जूना खां को बोला कि तुम क्या करो, तुगलकाबाद में लकड़ी का महल बनवा दो और उसमें मिलने के लिए बुलाओ। और जब वहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक, उसी लकड़ी में दब करके, लकड़ी का बना हुआ जो महल था उसी में दब करके यह मर गया, ठीक है ना। तो 7 सुल्तान का देखा था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं इससे जुड़ा हुआ। और ये यहाँ से सवाल आता है, कई बार आया है, इसी लेकर के याद रखिएगा कि शेख बुरहान गरीब दक्षिण भारत में 1340 में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की थी। देखिए सबसे पहले जो हम पढ़े, चिश्ती सिलसिला की शुरुआत किसने किया था? मोइनुद्दीन चिश्ती किया था। लेकिन ये उत्तर भारत में किया था, लेकिन दक्षिण बिहार में इस सिलसिला को ले जाने का जो काम किया वो शेख बुरहान गरीब किया था। ये दक्षिण भारत में 1340 में इस सिलसिला की शुरुआत की थी। सुहरावर्दी सिलसिला की शुरुआत 1262 में शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी किया। कौन किया था? शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी किया था। देखिए नाम में लगा हुआ है सुहरावर्दी सिलसिला और सुहरावर्दी, देख रहे हैं ना, तो याद रखिएगा उमर सुहरावर्दी, ठीक है ना। और परंतु इसको जो संचालन सही से किया, यहाँ पर चलिए इसका संचालन जो सुदृढ़ संचालन किया वो कौन किया था? बदरुद्दीन जकारिया। कौन किया था? बदरुद्दीन जकारिया। देखिए और सवाल में भी ये नहीं पूछा था कि इसकी शुरुआत किसने किया, पूछा था क्या? नहीं पूछा था। पूछा ये था बदरुद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे, ये पूछा था। तो आपका आंसर क्या हुआ था? सुहरावर्दी। लेकिन सुहरावर्दी सिलसिला की शुरुआत किसने किया अगर ये पूछे तो याद रखना शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी, ठीक है ना। शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी, ये सुहरावर्दी सिलसिला की शुरुआत किया था। और ये जाकर के इसको ज़्यादा क्या कहते हैं दूर तक प्रचार प्रसार किए थे जकारिया, इसी लेकर के इनका नाम भी इससे संबंधित है, ठीक है ना साहब। और यही सवाल अभी पूछा है। सुहरावर्दी सिलसिला राज संरक्षण को स्वीकार किया था। इसका मतलब समझ में आया? राज संरक्षण को स्वीकार किया था, मतलब जो भी सिलसिला सूफी संत था ये राजा महाराजाओं के अधीन नहीं रहता था कि किसी के दरबार में हम रहें और उसका संरक्षण प्राप्त करें, मतलब क्या उसी के भरोसे हम जिएं या वो जैसा आदेश दे वैसा हम करें, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो बाकी जो सूफी संत थे ऐसा नहीं कर रहे थे, लेकिन जो सुहरावर्दी सिलसिला थे, ये जो इस सिलसिला के जो जुड़े हुए लोग थे वो राजाओं के संरक्षण का क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया कि वो उसके अधीन रहना स्वीकार कर लिया था। चलिए अगला देखिएगा नक्शबंदी सिलसिला। कौन सा? नक्शबंदी सिलसिला। देखिए ये सारे सूफी संत जितना भी हैं ये मुस्लिम संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। तो अभी पढ़ लिया आप सुहरावर्दी, इससे पहले कौन सा पढ़े थे? चिश्ती, ठीक है ना। अब देखिएगा कि नक्शबंदी सिलसिला ये कौन शुरू किया था? उबैदुल्ला। कौन किया था? उबैदुल्ला शुरू किया था। इसको बस इतना ही याद रखना है। सत्तारी सिलसिला, सत्तारी सिलसिला जो शुरू किया था शेख अब्दुल्ला सत्तारी। कौन किया था? शेख अब्दुल्ला सत्तारी किया था। और सुहरावर्दी सिलसिला जो है, सुहरावर्दी सिलसिला, ठीक है ना,
सुहरावर्दी सिलसिला, ये जो किसका सुहरावर्दी सिलसिला का शाखा एक है फिरदौसी, मतलब सुहरावर्दी से ही अलग होकर के। आप देखिए सुहरावर्दी ये शुरू हुआ 1262 में, उमर सुहरावर्दी के द्वारा इसको आगे बढ़ाने का काम किया बदरुद्दीन ज़कारिया, और फिर सुहरावर्दी से अलग होकर करके एक सिलसिला और बन गया, वो बन गया फिरदौसी। कौन बन गया? फिरदौसी बन गया। चलिए, अब फिरदौसी सिलसिला जो था इसका जो प्रमुख केंद्र था कहाँ था? बिहार था, और ये भी कई बार पूछा गया है। फिरदौसी सिलसिला का जो प्रमुख केंद्र है कहाँ है? बिहार है। और फिरदौसी सिलसिला को शेख शरीफुद्दीन याहिया इसे लोकप्रिय बनाया था, मतलब इसको शुरुआत किया था, लोकप्रिय जो बनाया वो कौन बनाया? शेख शरीफुद्दीन याहिया इसको शुरू किया था। ठीक है ना। तो क्योंकि ये बिहार का केंद्र यही था और बिहार से ही स्टार्ट हुआ था, इसी वजह से ये फिरदौसी सिलसिला भी पूछा गया। आप देखिएगा कि नेक्स्ट में पूछा गया है। चलिए, अगला सवाल हो जाएगा हम लोगों का, किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई आधा राजस्व के रूप में दावा किया? चलिए, क्या हो जाएगा आंसर? अलाउद्दीन खिलजी। कौन हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, ये राजकीय प्रशासन में बड़ा मजबूती लाया था और टैक्स के मामले में बड़ा सख्त शासक था। ये टैक्स के मामले में बड़ा सख्त शासक था। जिस तरह से अभी आप देखिए, हाँ, अभी जो अपना वर्तमान जो शासक हैं माननीय प्रधानमंत्री, ये हर तरह से टैक्स को, पहले क्या था, टोल टैक्स देखिएगा कि बहुत दूर दूर में हुआ करता था, जहाँ प्रॉपर होना चाहिए नहीं होता था, लेकिन एकदम टोल टैक्स को जगह जगह बना दिए, जीएसटी को लागू कर दिए। उसी तरह से मतलब ये पूरी तरह से बाजार को नियंत्रित करके रखा हुआ था, और अपने यहाँ ज़मीन पर जो फसल का जो था ना, वो नपाई का लगा दिया था आधा राजस्व, मतलब 1/2, मतलब 2 केजी अगर फसल हुआ तो 1 केजी जो होगा ये अलाउद्दीन खिलजी राजस्व के रूप में, टैक्स के रूप में ले लेता था। ठीक है, 2 केजी फसल में 1 केजी नहीं, 50%, आधा आधा, इस तरह का ये टैक्स लगा दिया था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है ना। और अलाउद्दीन खिलजी ये बाजार नियंत्रण को बड़ा मजबूत कर लिया था, और कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी बाजार को इतना नियंत्रित कर लिया था कि कोई व्यक्ति अगर किसी वस्तु को कम तोलता था तो जितना कम तोलता था उतना उसके शरीर से मांस काट लेता था। इस तरह का ये शासक था। हाँ, तो शरीर से मांस काट के निकाल लेता था जितना कम तोला। इसका बाजार नियंत्रण बड़ा मजबूत था, और बाजार को नियंत्रित करने के लिए कई अधिकारियों को इन्होंने नियुक्त किया था, जिसमें बरीद वगैरह हुआ करते थे। ठीक है ना। चलिए, इनसे जुड़ा हुआ चीज़ें हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी से। चलिए, आपका आंसर यही हो जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी नपाई का आधा राजस्व रखा था। और खिलजी वंश की स्थापना कब हुआ था, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। खिलजी वंश की जो स्थापना हुआ था 1290 में, और रहा कब तक? 1230 तक, सॉरी 1330, 1290 से 1320, 1290 से 1320 तक, 1320 तक, 1290 से 1320 तक रहा था। और ये जो बना खिलजी वंश, ये किस वंश के बाद बना? गुलाम वंश के बाद, गुलाम वंश के बाद बना था। ठीक है। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए। तो याद रखना है, गुल खिले तो सैयालो, गुल खिले तो सैयालो। गु से हो गया, गुल से हो गया गुलाम वंश, खिल से हो गया खिलजी, तू से हो गया तुगलक वंश, सैया से हो गया सैयद वंश, और लो से हो गया लोधी वंश। इस तरह से कभी आपको क्रम सजाने के लिए दे दे दिल्ली सल्तनत को, तो इस तरह से हम लोग सजाएंगे। तो इसका मतलब है खिलजी वंश किस वंश के बाद बना होगा? गुलाम वंश के बाद। किसके बाद? गुलाम वंश के बाद। गुलाम वंश जो था 1206 से लेकर के 1290 तक जो रहा, ये गुलाम वंश रहा। और 1290 में जाकर के जलालुद्दीन खिलजी जो था, ये 1290 में खिलजी वंश की स्थापना किया था। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी, याद रखना है, जलालुद्दीन खिलजी 1290 में
दिल्ली की गद्दी पर खिलजी वंश की स्थापना किया था। और 1296 में यानी मात्र 6 वर्ष के बाद अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर कहाँ कर दिया था, करामानिकपुर। कहाँ क्या था, करामानिकपुर, जिसे अभी प्रयागराज कहते हैं, ठीक है ना। प्रयागराज का पुराना नाम जो था करामानिकपुर, क्या था, करामानिकपुर, और फिर जाकर के अभी प्रयागराज हो गया फिर, ठीक है ना। तो अब देखिएगा कि ये हत्या कर दिया है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। किसका हत्या कर दिया है, जलालुद्दीन खिलजी का। तो अलाउद्दीन खिलजी कौन था, जलालुद्दीन खिलजी का, तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था, भतीजा भी था और दामाद भी था। 1296 में इसे मार दिया, और मारने के बाद खुद गद्दी पर 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बन गया। और अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसका जो बचपन का नाम था ना, वो क्या नाम था, अली या गुरसफ था। क्या नाम था, अली या गुरसफ था इसके बचपन का नाम, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम, ठीक है। तो कई बार बचपन का भी नाम पूछा है, तो ये भी याद रखिएगा, कुछ भी पूछ सकता है साहब, ठीक है ना। तो बचपन का नाम, जवानी का नाम, बुढ़ापा का नाम, ठीक है ना, अलग अलग करके याद रखना है। चलिए, खिलजी जो था ना, खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ये पहली बार दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिन्होंने नगद वेतन दे करके सेना को रखना शुरू किया था। इससे पहले क्या था कि सेना को जब ज़रूरत पड़ा तो सेना को सेवा लेता था और बदले में उसको भूमि दिया जाता था, ज़मीन दिया जाता था। जैसे कौन सा भूमि बोलते थे, जागीर की भूमि। कौन सी भूमि, जागीर की भूमि, यानी सेनाओं को वेतन के बदले जो ज़मीन दी जाती थी उसे जागीर भूमि कहते थे। और सेनाओं को भूमि ही मिलता था, नगद वेतन नहीं मिलता था। नगद वेतन जो शुरू कर दिया वो देना कौन शुरू कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी नगद वेतन देना शुरू कर दिया। और इन्होंने अस्थाई सेना भी रखना शुरू कर दिया, अस्थाई सेना। पहले जो भी राजा महाराजा हुआ करते थे ना, जो भी राजा महाराजा हुआ करते थे वो सेना अस्थाई नहीं रखते थे। जब भी युद्ध हुआ करता था ना, तब वो सेना रखा करते थे, और फिर जाकर के युद्ध समाप्त हो गया, जो जिस विजय के लिए जा रहा है, जिस क्षेत्र को जीतने के लिए जा रहा है वो जीत गया, फिर उधर का अभियान अगर समाप्त हो गया तो फिर जाकर करके वो सेना को क्या करता था, समाप्त कर देता था, और फिर जब ज़रूरत पड़ा तो फिर सेना बना लेता था, मतलब अस्थाई सेना था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी यह पहला शासक था जिसने सेना को क्या कर दिया, अस्थाई कर दिया। तो याद रखिएगा कि नगद वेतन भी देना शुरू कर दिया और सेना को अस्थाई रूप से रखना भी शुरू कर दिया। इसने घोड़ा दागने की प्रथा एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की भी प्रथा का इन्होंने शुरुआत किया था। देखिए, घोड़ा दागने की प्रथा क्या था, क्योंकि जब भी युद्ध हुआ करता था ना राजा महाराजाओं में, तो उस राजा, जो सामने वाला जो विरोधी राजा होगा उसके पास भी घोड़ा होगा, और जो इस राजा के पास होगा उसके पास भी घोड़ा होगा। जब युद्ध हुआ करता था ना, तो युद्ध की लड़ाई में घोड़ा भाग जाया करते थे, या घोड़ा पर बैठा सैनिक मारा गया तो फिर वो घोड़ा अकेला पड़ जाता था, और करता क्या था कि विपक्षी जो था ना, दूसरे राजा, उस घोड़ा को पकड़ लेता था। और उस समय युद्ध के लिए घोड़ा को प्रशिक्षित किया जाता था। ऐसा नहीं कि कोनो घोड़ा लेकर के चल दिया है कि नहीं, पता चलेगा 2-4 लथाड़ दे करके सैनिक गिरा देता है कि नहीं। तो इसी वजह से ना घोड़ा को प्रशिक्षित किया जाता था युद्ध के लिए। अब बताइए कि इतना मेहनत किया उस जानवर को सिखा करके, प्रशिक्षित करके, और उस युद्ध में उसका सैनिक तो गया, और यह प्रशिक्षित किया हुआ घोड़ा भी अगर चला गया और पहचान भी नहीं पाया कि घोड़ा कौन मेरा है। कितना घोड़ा पहचान पाता, 1-2 है क्या जो पहचान पाता, हजारों का हजार घोड़ा कैसे पहचान पाता। तो पता चलता था कि इसका घोड़ा भी गायब हो गया, समझ रहे हैं। इसी वजह से ये अलाउद्दीन खिलजी जो था ना, घोड़ा को दागने की प्रथा शुरू किया। दागने का मतलब समझते हैं, इस पर एक पट्टा लगाया जाने लगा, ठीक है ना, जिसके कारण पट्टा लगाया जाने लगा, चिन्ह लगाया जाने लगा, ताकि पहचान ले कि ये लगा हुआ चिन्ह जो है ना, ये चिन्ह के कारण वो पहचान लेता था कि घोड़ा मेरा है, समझ रहे ना। ये शुरू कर दिया। और सैनिकों का हुलिया लिखे जाने लगा। हुलिया मतलब समझ रहे हैं, उसका बायोडाटा, कहाँ का सैनिक है, समझ रहे हैं ना, उसका घर कहाँ है, फलाना चिलाना जो भी है, उसका पूरा एड्रेस रखा जाता था। क्यों? क्योंकि सेना मरा, या फिर वो जो सेना है वो हो सकता है कि हमारा साथ छोड़ कर करके प्रलोभन में आ कर करके
दूसरे विरोधी में जाके मिल जाए। तो इन सारी प्रक्रियाओं से अगर विरोधी में जाके मिल जाए तो राजा का जो भी गुप्त चीज़ें हैं वो सारे पता चल जाएगा ना। तो फिर कैसे पता चल पाएगा कि कौन सेना था, कौन जाकर के उसको खबर बताया? तो कम से कम हुलिया पता होना चाहिए, उसका बायोडाटा पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें लिखना शुरू कौन कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी। पहली बार ये क्या था, इससे पहले कोई भी राजा नहीं करता था, क्योंकि वो अस्थाई सेना रखता था। उसको क्या मतलब था? लाया, युद्ध लड़ा, जीता हारा जो भी है बाद में फिर सेना करके ख़त्म कर देता था। चलिए साहब, उसके बाद है कि भू राजस्व की दर को बढ़ा कर करके अलाउद्दीन खिलजी कितना कर दिया था? 1/2 भाग रखा। यही पूछा था ना अभी, अलाउद्दीन खिलजी कर दिया था 1/2 कर दिया था। और भी टैक्स बढ़ा दिया था, कई जगह ये टैक्स बढ़ा दिया था और बाजार पर पूरा नियंत्रण कर लिया था ये। चलिए, इन्होंने खम्स एक प्रकार का लूटा हुआ धन हुआ करता था। खम किसको बोला जाता था? लूटा हुआ धन। लूटा धन कौन? जैसे कि मान लीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी का जो सेना है ये दूसरे राजा पर आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद वहाँ के जो भी धन वगैरह है, खजाना वगैरह है, उसको लूटा करता था। ये लूटने के बाद इसके सैनिक लाते थे। तो ये जो धन हुआ करता था ना, राजा और सैनिक के बीच बंटवारा होता था। समझ रहे ना? ये बंटवारा हुआ करता था। तो पहले जो बंटवारा हुआ करता था ना, वो 1/4 हुआ करता था। मतलब अगर 4 केजी मान लीजिए कोई सामान लूट के लाया तो 1 केजी राजा का और 3 केजी होता था सेना का। 3 केजी, आया समझे बात? 1 केजी राजा का, 3 केजी सेना का। अब देखिए ये बढ़ा के कर दिया 3/4। 3/4 का मतलब हुआ कि अगर आप 4 केजी लाए हैं ना तो 3 केजी हो जाएगा राजा का और 1 केजी होगा सेना का। इतना टैक्स लेता था बेटा। सेना काहे लूटता? मरने काहे जाता लूटने के लिए, है कि नहीं? छोड़ देता कि जाकर राजा लूटो अपने से, 3 केजी तो ही लगेगा, तो है कि नहीं? चलिए, तो ये सारी चीज़ें ये कर दिया था। इतना बात याद रखिएगा कि खम्स के धन जो था, लूटा हुआ धन, उसका टैक्स 1/4 से बढ़ा करके 3/4 कर दिया था। और ओवरऑल जो था राजस्व उसको क्या कर दिया था? हाफ कर दिया था, 1/2 कर दिया था। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी के समय मूल नियंत्रण और बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किया गया। मतलब ये बाजार नीति को पूरा जो है सो कंट्रोल किया हुआ था। जैसे कि बताए कि कोई व्यक्ति अगर कम वजन तोल रहा है किसी सामान को, अगर राजा को पता चले तो राजा उसके शरीर से उतना जो है सो, जितना वो कम तोला उतना मांस वो काट लेता था। इस तरह के ये राजा था। चलिए साहब, उसके बाद याद रखिएगा कि दक्षिण विजय के लिए, यानी दक्षिण भारत में विजय करने के लिए, दक्षिण भारत को जीतने के लिए इसने अपने एक सेनापति को भेजा था। और उस सेनापति का क्या नाम था? मलिक काफूर। क्या नाम था इसका? मलिक काफूर था। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना? उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो था ना, खिलजी, वो वित्त विभाग दीवान ए मुक्त खराज की स्थापना किया था। दीवान ए मुक्त खराज की स्थापना किया था। अब देखिए, आपको क्या बताए कि ये टैक्स बढ़ा रहा है ना, और बाजार पर नियंत्रण कर रहा है। तो टैक्स बढ़ाएगा तो कम से कम इसको एक पास वित्त मंत्रालय होना चाहिए ना। तो इन्होंने वित्त विभाग बनाया था, जिसका क्या नाम रखा गया? दीवान ए मुक्त खराज। ठीक है, ये इसका नाम रखा गया था। तो कई बार पूछा जाएगा, जैसे कि आपको बताए थे दीवान ए अर्ज, बताए थे दीवान ए कोही, मोहम्मद बिन तुगलक जो बनाया था ना, ये सारे बताए थे। तो ये सारे चीज़ें के साथ साथ ये भी आप याद रखिएगा कि खिलजी जो था वो वित्त विभाग बनाया था, जिसका नाम क्या था? दीवान ए मुस्त खराज। ठीक है ना साहब? उसके बाद देखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कुछ चीज़ें बनाया गया था, जिसमें खिलजी ने जमयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला और 1000 खंभा महल को बनवाया था। ये सारे इसकी कृतियाँ हैं, स्थापक कलाएँ हैं जो इन्होंने निर्माण करवाया था। तो जमयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, 1000 खंभा महल, ये सारे बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी। याद रखिएगा इतना पॉइंट। फिर देखिएगा कि खिलजी स्वयं को सिकंदर ये सानी की उपाधि धारण किया। यानी खुद खिलजी जो है ना, सिकंदर ये सानी, ये भी VVI है साहब, ये भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने सिकंदर ए सानी की उपाधि खुद को धारण किया था या खुद उससे संतुष्ट हुआ था? तो याद रखेंगे हम लोग अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी और दिल्ली सल्तनत का जो भी शासक था उसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो किन किन पुस्तकों से मिलती है? तो याद रखिएगा कि खिलजी के शासन का वर्णन जो है ना, बर्नी ये इतिहासकार है, नाम है व्यक्ति का। बर्नी की पुस्तक तारीख़ फिरोज शाही। आमिर खुसरो का किताब है खजाइनुल। कौन सा किताब है? खजाइनुल। और इसामी, ये भी इतिहासकार है। इसामी का जो किताब है फुतुहस लातिन, क्या है? फुतुहस लातिन,
क्या है, फुतूहस लातिन है। इन सारे किताबों से हमें मिलती है खिलजी वंश का और खिलजी का जो शासन काल है उसका वर्णन मिलता है और उसका जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में मिलता है ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। चलिए साहब, ये चीज़ें हो गया हम लोगों का। चलिए अगला है कि खिलजी की मृत्यु 5 फरवरी 1316 को हो जाती है, जिसके बाद खिलजी का जो उत्तराधिकारी बनता है मुबारक खिलजी बनता है। वही मुबारक खिलजी जिसके बारे में हम लोग बताए थे कि ये जो मुबारक खिलजी था ना, इसे नग्न रहना बहुत पसंद था, नंगा रहना इसको बड़ा पसंद था, समझ रहे हैं ना। और इसको स्त्री का कपड़ा बड़ा बढ़िया लगता है, ये साड़ी पहन कर करके कभी कभी दरबार में दौड़ जाता था, समझ रहे। इस तरह का ये मुबारक खिलजी था और इसे नग्न महिलाओं का संगत बड़ा अच्छा लगता था। ये दरबार में ना कभी कभी खुद जब नंगा आता था तो पूरे दरबार के लोगों को बोलता था, स्त्री सहित सारे लोगों को, कि आप नंगा रहिए, समझ रहे। अगर नहीं रहता था ना तो राजा फांसी पे चढ़ा देता था उसको, समझ रहे। इस तरह की चीज़ें था मुबारक खिलजी में, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कई बार सवाल आ सकता है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा राजा था जो स्त्रियों का वस्त्र पहन करके दरबार में आ जाया करता था, या नग्न स्त्रियों का संगत उसे पसंद था, या नंगा दरबार में दौड़ जाता था। तो याद रखेंगे हम लोग मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी की हत्या 1320 में खुसरो खां कर देता है। 1320 में खुसरो खां उसका हत्या कर देता है और खुद क्या बन जाता है, शासक बन गया, ठीक है। हत्या कर होता है पर हत्या कर खुसरो खां क्या बन गया, खुद शासक बन गया। फिर खुसरो खां की हत्या 5 फरवरी 1320 को गयासुद्दीन तुगलक कर देता है। कौन कर देता है, गयासुद्दीन तुगलक कर देता है। और गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर नए राजवंश की स्थापना करता है, तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 में कर देता है, ठीक है साहब। इस तरह से ये हो गया आपका अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ा हुआ जो भी पॉइंट था वो चीज़ आपका क्लियर हो गया, ठीक है ना। बाकी इसमें इल्तुतमिश वगैरह दिया हुआ था, तो इल्तुतमिश और भी जो इसमें डिस्क्रिप्शन था बलबन वगैरह, मोहम्मद बिन तुगलक, ये 65वीं 66वीं में हम करवाए हुए सारे पॉइंट, इसीलिए उसको छोड़ दिए। चलिए साहब अगला है बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ, बताइए। हाँ बताए, बिहार स्पेशल में भी लिखाए हुए हम लोग। तबकात ए नासरी, तबकात ए नासरी, ये किसका किताब है, तबकात ए नासरी किसका किताब है, मिनहास व सिराज, किसका है, मिनहास व सिराज की किताब है। तबकात ए नासरी में ये बख्तियार खिलजी के आगमन की बातें बताया गया है कि बिहार पर किस प्रकार से वो आक्रमण किया था। बिहार पर जब बख्तियार खिलजी आक्रमण किया था, स्पेशली वो आक्रमण करने वाला था बंगाल में, और बंगाल की राजधानी उस समय थी नदिया। क्या थी राजधानी, बंगाल की राजधानी नदिया थी, और वहाँ का राजा था उस समय लक्ष्मण सेन। कौन था, लक्ष्मण सेन। आक्रमण उस पर करना था, लेकिन जाता तो बिहार होकर करके ना, तो बिहार हो करके जा रहा था ना, तो अपना तांडव मचेले जा रहा था, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर जो भी बौद्ध धर्म का केंद्र था सारे को नष्ट कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय को उन्होंने आग लगा दिया, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय को उन्होंने छत विछत कर दिया, अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था उसको भी उन्होंने तोड़ फोड़ दिया। ये सारे चीज़ें मतलब जहाँ जहाँ भी बौद्ध धर्म का केंद्र था उन सारों को उन्होंने जला दिया या तो तोड़ दिया, ठीक है ना, बख्तियार खिलजी। और बाद में जाकर के बख्तियार खिलजी यहाँ मारा गया बिहार में ही, और फिर जाकर के उसे बिहार के जो बिहार शरीफ में इमादपुर गांव है, इमादपुर गांव में उसे दफनाया गया है। तो कई बार पूछा जाएगा कि बख्तियार खिलजी को कहाँ दफनाया गया है, तो याद रखेंगे हम लोग इमादपुर में, इमादपुर में, ठीक है ना, बिहार में। कई बार आएगा कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था, क्योंकि ये भी तो यहाँ पर बिहार पर तो शासन करना शुरू कर दिया था ना बंगाल पे, तो कौन सा शासक था जिसका जो है सो कब्र बिहार में है, तो याद रखेंगे हम लोग बख्तियार खिलजी इमादपुर में। चलिए साहब कुछ किताबें जो और भी हैं इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का जो पहला विवरण मिलता है वो किससे मिलता है, तबकात ए नासरी से मिलता है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के आक्रमण होता, गड़बड़ लिखा गया, आक्रमण का प्रथम विवरण मिनहाज और सिराज द्वारा रचित तबकात ए नासरी से प्राप्त हुआ है। ताज उल मासिर के जो लेखक है हसन निज़ामी है। कौन है, हसन निज़ामी, ये ऑप्शन में दिया हुआ था, तो याद रखना किताबें कौन किसकी है, ताज उल मासिर ये हसन निज़ामी के हैं, ठीक है ना।
देखिए मासिर और निज़ामी जोड़ करके याद रखिएगा। उसके बाद तारिक मुबारक शाही, तारिक ए मुबारक शाही ये किसका है? याहिया बिन अहमद सरहिंद। किसका है? याहिया बिन अहमद सरहिंद। ये किसकी किताब, कौन सा किताब था ये? तारिक ए फिरोज शाही। कौन सा था? तारिक ए मुबारक शाही। तारिक ए फिरोज शाही किसका है? तारिक ए फिरोज शाही किसका है? तारिक ए फिरोज शाही किसकी किताब है? हम बता चुके हैं। चलिए अगला देखिएगा, तारिक ए हिंद। तारिक ए हिंद ये किसका है? ये है अल बरूनी। तो आप देखिए सब में तारीख लगा हुआ है, इसमें तबकात नासरी, इसमें तारिक ए मुबारक शाही, ये किसका है? याहिया बिन अहमद सरहिंद का। और तारिक ए हिंद ये किसका है? अल बरूनी का। किसका है? अल बरूनी का है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर देखिएगा कि बिहार पर बख्तियार खिलजी ने, बिहार पर बख्तियार खिलजी ने बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय को हिंदू मंदिर समझकर क्या कर दिया था? जला दिया था। सोचा था कि ये हिंदू मंदिर है और ये समझ करके वो क्या कर दिया था? जला दिया था। और हिंदू मंदिर समझेगा कि वो उसको तोड़ना ही था। सबसे बड़ा बात ये था, जैसे कि अगर इसको हिंदू मंदिर ये समझ लिया तो उदंतपुरी को क्या समझा था? तक्षशिला क्या कहते हैं, विक्रमशिला को क्या समझा था? उसको भी जला दिया था ना, फोड़ दिया था। तो बताइए उसको क्या समझा था? तो इस तरह से याद रखिएगा, ये सारी घटनाएं बख्तियार खिलजी से जुड़ा हुआ। बाकी बख्तियार खिलजी का जो भी घटनाएं है वो हम लोग बिहार स्पेशल में कर चुके हैं। चलिए साहब अगला सवाल है, कि पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन किसकी किताबें हैं? इरिथियन सी है। पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी ये किसकी किताबें हैं? आंसर क्या होगा? ये इसका आंसर ई हो जाएगा। इसका आंसर ई हो जाएगा। इसमें कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इस किताब को लिखे हैं। और यही बात नहीं है, इस किताब को कौन लिखा ये भी किसी को पता नहीं है, ठीक है ना। इसके लेखक का पता ही नहीं है, ये लेखक अज्ञात है। ये किताब तो मिला, लेकिन किताब किसने लिखा ये चीज़ें अभी तक पता नहीं चली हैं, ठीक है ना। तो इसी लेकर के हाँ ये क्या कहते हैं, मध्यकालीन का है, इसीलिए पता भी नहीं चल पाया कि कौन लिखा है इस किताब को। चलिए अब देखिए कि बहुत सारी किताबें हैं जिसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि किताब आपको एंशिएंट से जुड़ा हुआ एक दो किताब आपको पूछता है, तो थोड़ा सा हम लोग किताब से जुड़ा हुआ और ये किताबें जो लिखे हैं, और कोई हो सकता है कि कोई व्यक्ति दूसरे के दरबार में रह रहे हैं तो उसके बारे में भी थोड़ा सा दे दिए जो इम्पोर्टेंट है उनको। चलिए सबसे पहला नंबर तो हमको याद रखना है कि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसकी किताबें हैं? चाहे कौटिल्य बोलिए या चाणक्य बोलिए या फिर विष्णुगुप्त बोलिए ये। और आपको पता है कि चाणक्य किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हुआ करता था उसका, ठीक है। तो अर्थशास्त्र, और याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र कई बार पूछा जाता है कि किसकी पुस्तकें हैं, तो ये राजनीतिक की पुस्तकें हैं। नाम है अर्थशास्त्र लेकिन पुस्तक किसकी है? ये राजनीतिक की पुस्तक है, ठीक है ना, पॉलिटिक्स की पुस्तक है। तो इस बात को याद रखेंगे। और अर्थशास्त्र में ना मौर्यकालीन शासन व्यवस्था पता चलता है। किसका? मौर्यकालीन शासन व्यवस्था पता चलता है इससे, ठीक है ना। चलिए राजतरंगिणी ये किसका किताब है? कलहन का राजतरंगिणी। यहाँ से कश्मीर का इतिहास पता चलता है। राजतरंगिणी से कश्मीर का इतिहास का पता चलता है, कश्मीर के इतिहास का। इस पॉइंट को याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी ये कौन लिखा है? पाणिनि। अष्टाध्यायी पाणिनि। और ये संस्कृत की पहली पुस्तक है, संस्कृत की प्रथम पुस्तक, यही ना। चलिए संस्कृत की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी। इंडिका। इंडिका देखिए ये मौर्यकालीन इतिहास का पता इसमें चलता है। और कौन लिखा है? मेगास्थनीज लिखा है। और मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसका दरबार ही नहीं था लेकिन इसके दरबार में आया था, ठीक है ना, मेगास्थनीज। इस बात को याद रखिएगा। चलिए उसके बाद भारत का भूगोल। भारत का भूगोल, ठीक है। तो
ये कौन लिखा है? टॉलमी। कौन लिखा है? टॉलमी लिखा है। देखिए आप जब भी आपको भारत का भूगोल पूछे या नेचुरल हिस्ट्री पूछे तो दोनों में क्या होगा कि ऑप्शन टॉलमी और प्लिनी तो हर हाल में रहेगा, इसमें कोई बट नहीं होगा, एकदम यही रहेगा। और इसी में हम लोग कन्फ्यूज होते हैं, ठीक है। तो देखिए टॉलमी को याद रखिएगा टेलमी। क्या याद रखिएगा? टेलमी। और टेलमी का हिंदी में क्या होता है? कारण मुझे कहो, है ना। टेलमी मतलब मुझे कहो, मुझे बोलो। तो याद रखिएगा टेलमी भारत का भूगोल। क्या याद रखेंगे? टेलमी भारत का भूगोल मतलब मुझे भारत के भूगोल के बारे में कहो, ठीक है। लॉजिकली ऐसा याद रखिएगा तो लंबा समय तक रह सकता है। टेलमी भारत का भूगोल। क्या बोलेंगे? टेलमी भारत का भूगोल। आप सोचिए कि किसी दोस्त को बोल रहे हैं हम कि टेलमी भारत का भूगोल, भारत के भूगोल के बारे में हमें बताओ, ठीक है ना। इस तरह की चीज़ें। चलिए नेचुरल हिस्ट्री कौन लिखा है? प्लिनी। कौन लिखा है? प्लिनी लिखा है नेचुरल हिस्ट्री। उसके बाद देखिएगा सी यू की कौन लिखा है? ह्वेनसांग। और ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ह्वेनसांग देखिए ह से हर्षवर्धन और ह से ह्वेनसांग, ह से हर्षवर्धन, ह से ह्वेनसांग, दोनों जोड़ के याद रखिएगा, ठीक है ना। तो याद रहेगा, नहीं तो फिर आप मार दीजिएगा दूसरा, हमको पता है। यहाँ पर ना आप गड़बड़ाइएगा। एक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। कौन आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में मेगास्थनीज। सही बात है। चंद्रगुप्त द्वितीय का, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था ना। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था? बताइए कौन? ये तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। फाहियान किसके दरबार में आया था? फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश का था, उसके दरबार में आया था मेगास्थनिक। और चंद्रगुप्त द्वितीय ये गुप्त वंश का था, उसके दरबार में आया था फाहियान, ठीक है ना। इस बात को याद रखेंगे। और जहाँ पर ह्वेनसांग डालेगा ऑप्शन में, वहाँ पर फाहियान भी डालेगा, इसीलिए करके याद रखिएगा। ह से ह्वेनसांग, ह से हर्षवर्धन। और ये जो था किताबें सी की, ये ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत था कि यहाँ आया और यहाँ पर रहा तो क्या क्या चीज़ें ये देखा था, इसके बारे में ये बताया था। चलिए उसके बाद देखिए महाभास को किसने लिखा? पतंजलि। और पतंजलि किसके दरबार में रहता था? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पतंजलि रहता था। और पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रह करके इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। अश्वमेध यज्ञ भी पतंजलि करवाया था, उसका पुरोहित पतंजलि था। चलिए उसके बाद देखिए रिहिला। आपको पता है कि इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। और ये भी इसका यात्रा वृत्तांत ही है कि यहाँ आया और क्या क्या चीज़ें देखा है। और मोहम्मद बिन तुगलक का जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में भी इन्होंने लिखा है रिहिला में, ठीक है ना। और इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का। कहाँ का? मोरक्को का। और जब ये आया तो बाद में जाकर के 1336 में इसको मोहम्मद बिन तुगलक प्रधानमंत्री बना दिया था। और फिर 1342 में जाकर के अपना राजदूत बना कर के इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ये चीन भेजा था अपना राजदूत बना करके, ठीक है ना, 1342 में। चलिए इतना पॉइंट हम लोग ध्यान में रखेंगे। 1342 में जो गया था ना इब्न बतूता, कहाँ गया था? चीन गया था राजदूत बन करके। किसका राजदूत? मोहम्मद बिन तुगलक का। तो देखिए साहब, एक यात्री करने वाला, घूमने वाला आता है, पर्यटक घूमने के लिए भारत, और भारत इतना महान देश है कि उसको प्रधानमंत्री बना देता है। बताइए, है कि नहीं? तो दूसरे देश को बना देते थे, तो अपना चाय वाले को बना दिए तो क्या दिक्कत की है कि नहीं? चलिए अगला है तो अपने देश का ही है। चलिए अगला देखिएगा कल्पसूत्र। कल्पसूत्र आपको पता है कि किस धर्म का पुस्तक है? जैन धर्म। कौन सा धर्म? जैन धर्म। और इसको कौन लिखा है? भद्रबाहु। कौन लिखा है? भद्रबाहु लिखा है, इस बात को याद रखिएगा। और भद्रबाहु आपको पता है कि जैन धर्म 2 भागों में बटा था। तो एक भाग कौन था? श्वेतांबर। और एक था दिगंबर। श्वेतांबर कौन था? श्वेत वस्त्र। और श्वेत वस्त्र कौन धारण करता था? बताइए। स्थूलभद्र। कौन था? स्थूलभद्र। और भद्रबाहु यहाँ पर नंगा लोग रहता था। और इसका जो शुरुआत किया था दिगंबर का, ये भद्रबाहु। और यही जो किताब लिखा कल्पसूत्र, ठीक है ना, इस बात को याद रखेंगे। चलिए उसके बाद गाथा सप्तशतक, इसको कौन लिखा? हाल। कौन लिखा है? हाल। और ये किस दरबार में रहता था? किस शासन काल में? सातवाहन के शासन काल में ये थे और उसके दरबारी थे ये। चलिए बृहद कथा कौन लिखा है? गुनहार। कौन लिखा है? गुनहार, ठीक है। तो देखिए गाथा और काथा, ठीक है ना, गाथा और कथा, हाल गुनाढ़। क्या याद रखेंगे? हाल गुनाढ़। और एगो लिखा गाथा, एगो लिखा
कथा, ठीक है ना। तो गाथा सप्तशतक और बृहद कथा गुणाढ़, ठीक है ना, दोनों सातवाहन में, ठीक है ना। गाथा 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 और हाल गुणाढ़ दोनों सातवाहन में। चलिए, चरत संहिता, चरत संहिता ये कौन लिखे? चरक। किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में। और कनिष्क जो है किस शासनकाल का, किस वंश का? कुषाण वंश, कुषाण वंश के ये कनिष्क थे। चलिए, उसके बाद अच्छा, ये चरक संहिता जो है ना, ये किसकी किताबें हैं? आयुर्वेद का, ठीक है ना। ये दवा उवा की बातें क्या गया है, पहला जो है सो ये दवा की जो है सो पुस्तक है आयुर्वेद का। चलिए, उसके बाद माध्यमिक सूत्र, ये कौन लिखा है? नागार्जुन। कौन लिखा है? नागार्जुन। और इसी माध्यमिक सूत्र में ही इन्होंने सबसे पहले सापेक्षता का सिद्धांत का वर्णन किया था। जबकि नॉर्मली सापेक्षता के सिद्धांत को बाद में जाकर के जो विषय विस्तार किया, इसके बारे में बड़ा डीपली बताया, वो आइंस्टीन बताया था। लेकिन सबसे पहले सापेक्षता का सिद्धांत जो लिख दिया था, वो कौन दिया था? नागार्जुन दिया था। और नागार्जुन किसके दरबार में रहता था? कनिष्क के दरबार में, ठीक है। तो कई ये सवाल पूछा भी गया है कि क्या कहते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? और उसमें बहुतों लोग आइंस्टीन मार करके बड़ा गदगद में था, लेकिन उसका आंसर क्या होता? नागार्जुन। क्योंकि नाम से लग रहा है साधु संत, और लोगों को लगता कि बारह साइंस वाला चीज़ कैसे ये बता सकता है, और इसको छोड़ दिया, मार दिया आइंस्टीन, गड़बड़ा गया। चलिए, अगला महाविभास सूत्र। महाविभास सूत्र कौन लिखा है? वसुमित्र। कौन लिखा है? वसुमित्र। और ये भी किसके दरबारी? कनिष्क के। चलिए, उसके बाद बुद्धचरित, सौंदरानंद और अश्वमेध, ठीक है ना, अश्वमेध, ये सारे जो है ना, अच्छा इसको हाँ अश्वमेध नाम है। हाँ, चलिए, बुद्धचरित और सौंदरानंद, सौंदरानंद, बुद्धचरित और सौंदरानंद, ये कौन लिखा है? अश्वमेध। और कौन किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में। चलिए, उसके बाद है पंचतंत्र। पंचतंत्र, इसको कौन लिखे हैं? विष्णु शर्मा। और ये किस समकालीन है? किसके समकालीन? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के ये समकालीन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन है। चलिए, उसके बाद ज्योतिषी किताब है, ठीक है ना, ज्योतिषी किताब, इनको कौन लिखे हैं? छप्पनक। कौन लिखे हैं? छप्पनक। और ये आपको बताए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में भी ये शामिल थे। तो ये ज्योतिष विद्या से जुड़े हुए थे, और किताब भी नाम था इनका ज्योतिषी। और किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। आयुर्वेदाचार्य, ये किताबें का नाम है, ये कौन लिखे हैं? धवंतरी। धवंतरी, ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद क्या बोले? चलिए, अगला है, ये आयुर्वेदाचार्य थे, ठीक है, वैद्य थे ये धवंतरी। चलिए, लीलावती। देखिए, कई बार सवाल यही पूछ देगा कि लीलावती निम्नलिखित में से किसकी किताब है? तो गणित की किताब है, याद रखना है। लीलावती जो है किसकी किताब है? गणित की किताब है। और इसको लिखा कौन है? भास्कराचार्य। कौन लिखा है? भास्कराचार्य। और किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए, अगला देखिएगा, कादम्बरी और बाणभट्ट। हाँ, कादम्बरी कौन लिखा है? बाणभट्ट। कादम्बरी पुस्तक है, और इस पुस्तक को कौन लिखा है? बाणभट्ट लिखा है, ठीक है ना, इस बात को याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है ना, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। ये दरबार में कादम्बरी जो थे ना, बाणभट्ट जो लिखे थे, किसके दरबार में थे? तो वो लिखना है हर्षवर्धन के दरबार में। और हर्षवर्धन के दरबार में रहते हुए ने दो किताबें लिखा, एक बाणभट्ट लिखा और एक हर्षचरित लिखा। हर्षचरित और बाणभट्ट। तो किताब कादम्बरी है और हर्षचरित हैं, लिखे हैं कौन? बाणभट्ट लिखे हैं। और किसके दरबार में रहते थे? तो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। आए समझ में? कादम्बरी और हर्षचरित कौन लिखे हैं? बाणभट्ट। किनके दरबार में? हर्षवर्धन। चलिए, उसके बाद देखिएगा, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। प्रियदर्शिका, नागालैंड और रत्नावली, ये जो शासक था ना हर्षवर्धन, ये खुद लिखा था। हर्षवर्धन किस वंश का था? हर्यक वंश का था। बताइए, हाँ याद करके बताइएगा हमको। चलिए, ठीक है ना, याद करके बताना है कि किस वंश का था। चलिए, तो देखिए, प्रियदर्शिका,
नागानंद और रत्नावली। ये कौन? हर्षवर्धन लिखे हैं। और कहा जाता है कि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि हर्षवर्धन ये किताबें लिखा नहीं था, बल्कि एक क्या कहते हैं कवि थे जिसका नाम था धावक। क्या नाम था उसका? धावक। उनको कुछ इनाम दे करके इन्होंने क्या कर दिया, ये किताब को अपने नाम से लिखवा लिया। ठीक है ना, ये चीज़ें कहा गया है। चलिए, उसके बाद मत विलास प्रहसन, ये भी कई बार पूछा गया। मता विलास प्रहसन ये कौन लिखे हैं? महेंद्र वर्मन। ये खुद शासक थे, किसके दरबार में रहेंगे? खुद शासक थे नहीं है, तो ये लिखे थे। उसके बाद किराता जूनियम, कौन है? किराता जूनियम, ये कौन लिखे हैं? भारवी। किसके दरबार में? सिंह विष्णु। और सिंह विष्णु किस वंश का था? पल्लव वंश का। ठीक है ना, हम बस भी थोड़ा सा जो टफ है उसको लिख दिए हैं। चलिए, उसके बाद 10 कुमार चरित, कौन है? 10 कुमार चरित कौन लिखे हैं? दंडी। कौन लिखे हैं? दंडी लिखे हैं। और किसके दरबार में? नरसिंह वर्मन के दरबार में। किसके दरबार में? नरसिंह वर्मन के दरबार में थे ये। चलिए, ये सारे चीज़ें हो गया। थोड़ा सा और लगता है नीचे है। चलिए अगला देखिएगा कि मिच्छक कट्टिकम, कौन है? मिच्छक कट्टिकम, इसको कौन लिखे हैं? शूद्रक लिखे हैं। और ये किस काल के थे? गुप्तकालीन थे। ठीक है ना, गुप्तकालीन थे। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में बताए थे। चलिए, अभिज्ञान शाकुंतलम किनका है ये? और एक और है इनका माल विकंगनी मित्र। माल विकंगनी मित्र ये भी किनका है? कालिदास का है। ये किताब पूछा गया है। ठीक है ना, माल विकंगनी मित्र ये कालिदास का है। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के ये समकालीन थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के ये समकालीन थे। चलिए, सबसे लास्ट और अंतिम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका ये कौन लिखा है? हेरोडोटस। हिस्टोरिका किताब का नाम है, लिखे हैं हेरोडोटस। और ये यूनानी लेखक है। कौन सा लेखक है? यूनानी लेखक है। और इसको हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। और उसका किताब कौन है? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका। ठीक है ना साहब, तो इतनी किताबें थी, लगभग 28 से 30 से 35 किताबें था इसमें। और जब भी किताब पूछा जाएगा या पत्रिका, मॉडर्न हिस्ट्री वाला भी हम लोग करवा दी है, सारे पत्रिकाएं लगभग मोटा मोटी सारे करवा दिए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री वाला भी। और एंशियंट में भी जो किताबें हैं वो भी करवा दिए हैं। तो अब किताब से कहीं भी से पूछे तो चीज़ें आपको हो जाएंगी, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा साहब, कंटेंट आपको दे दिया गया है। चलिए, 1-2 बार देखिएगा तो फिर याद हो जाएगा। चलिए, इसका कोई लॉजिक है नहीं कि आपको दे दिया जाए और आप याद करके रख लीजिएगा। चलिए अगला देखिएगा साहब। अगला है कि सुवर्ण भूमि का वह कौन सा राजा था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किया था? प्रार्थना किया था, बताइए क्या होगा? आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा बालपुत्र देव। आंसर क्या हो जाएगा? बालपुत्र देव। चलिए साहब, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे बालपुत्र देव। और इन्होंने नालंदा में देवपाल से 5 गांव लिया था। बताइए देवपाल किस वंश का शासक था? पाल वंश का। किस वंश का? पाल वंश का। और ये पाल वंश में बौद्ध धर्म बड़ा अपने चरमोत्कर्ष पर था। और ये भी बौद्ध धर्म का संरक्षक हुआ करता था, पाल वंश। और बालपुत्र देव जो था ये भी बौद्ध धर्म को मानता था। और बौद्ध धर्म इन्होंने क्या कहते हैं, नालंदा में एक बौद्ध विहार भी बनवाया था ये। ठीक है ना, और उसकी रख रखाव के लिए इन्होंने 5 गांव मांगा था। किससे? देवपाल से मांगा था, बालपुत्र देव। ठीक है ना, चलिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हम लोग देख लेते हैं। चलिए, स्वर्णयुग का राजा बालपुत्र देव जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार स्थापना होता, रचना लिखा गया, स्थापना की। ठीक है ना, तथा इसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने के लिए प्रार्थना किया था। नालंदा से प्राप्त एक ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार देवपाल जो था जावा एवं सुमात्रा
जावा और सुमात्रा, जिसको हम सवाल में देखे थे सुवर्ण भूमि, वो किसको बोला जाता था? जावा और सुमात्रा को, जो इंडोनेशिया का द्वीप है, उसी को बोला जाता था सुवर्ण भूमि, ठीक है ना। तो देवपाल जावा एवं सुमात्रा के शासक बालपुत्र देव द्वारा निर्मित बौद्ध विहार के अनुरक्षण हेतु उन्होंने क्या किया था? 5 गांव दान में दे दिया था। ये मांगा भी था और ये दे दिया था। तो याद रखना सुवर्ण भूमि कौन सा था? जावा और सुमात्रा। और वहाँ का शासक कौन था? बालपुत्र देव था। और किसके शासनकाल में ये मांगा था? तो देवपाल के। और देवपाल किस वंश का? पाल वंश का। चलिए इतना पॉइंट, बस इतना ही याद रखना है इसे। चलिए नेक्स्ट सवाल है हम लोगों का, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? क्या होगा आंसर इसका? ये सवाल करवाए थे ना एक बार, और जिसमें बताए थे कि सूर्य अपने पृथ्वी अपने ध्रुव पर घूमती है, इसके बारे में। उसके बाद सूर्य का सिद्धांत, ये सारे चीज़ें कौन दिया था? आर्यभट्ट। कौन दिया था? आर्यभट्ट दिया था साहब। तो हम लोग थोड़ा सा बाकी ब्रह्मगुप्त के बारे में क्या पढ़े थे हम लोग? ब्रह्मगुप्त पहले क्या बताया था कि कोई भी वस्तु जो है वो छोटे छोटे कणों से बना हुआ है। कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ, जैसे परमाणु कहते हैं, ठीक है ना। तो परमाणुवाद का जो सिद्धांत दिया था वो कौन दिया था? कनाद मुनि। ये सारे बात कौन बताया था? कनाद मुनि बताया था कि कोई भी, जिसको परमाणुवाद का सिद्धांत बोलते हैं, कि जो कोई भी वस्तु है छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है, ये कनाद बोला था, जो वैशेषिक संप्रदाय के थे। वैशेषिक संप्रदाय, ठीक है ना, वैशेषिक संप्रदाय। और ब्रह्मगुप्त क्या बताया था? हाँ, कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर क्या होती है? गिरती है। कोई भी वस्तु स्वतंत्र रूप से अगर गिरे तो वो पृथ्वी की तरफ एक आकर्षण बल से गिरती है, समझ रहे? लेकिन केवल इनको ये नहीं पता था कि गुरुत्वाकर्षण बल उसे कहते, ठीक है ना। तो कोई भी वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है, ये कौन बताया? ब्रह्मगुप्त, ठीक है ना। जबकि जो कनाद था वो बताया कि कोई भी पदार्थ जो है ना वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, ठीक है ना, वो चीज़ें बताया। और आर्यभट्ट बताया कि जो पृथ्वी है ये अपने धुरी पर क्या करती है? घूमती है। और उसके बाद सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का जो वास्तविक कारण है उसके बारे में बताया। और उसके बाद सूर्योदय और सूर्यास्त के बारे में भी उन्होंने बताया था, ठीक है ना साहब। ये आर्यभट्ट। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं आर्यभट्ट से जुड़ा हुआ चीज़ें। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टम एवं सूर्य सिद्धांत की रचना की। किताब का नाम है आर्यभट्टम और सूर्य सिद्धांत, दिया भी था इसी किताब में। तथा सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण का वास्तविक कारण को भी बताया। आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी अपने धुरी पर क्या करती है? घूमती है। गुप्तकालीन नक्षत्र शास्त्री ब्रह्मगुप्त ने सर्वप्रथम बताया कि सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं। अभी बताए थे ना, सभी वस्तुएं कहाँ गिरती है? पृथ्वी पर गिरती है। और ये क्या थे? ब्रह्मगुप्त नक्षत्र शास्त्री, ठीक है ना। आर्यभट्ट ने दशमलव पद्धति की खोज की। दशमलव जो हम लिखते हैं ना 1.2, 2.3, इसकी शुरुआत भी कौन किए थे? आर्यभट्ट किए थे। और पाई का मान भी पहले 3.14 जो बताया था, कौन बताया था? आर्यभट्ट ही बताया था। और शून्य का भी खोज कौन किया था? आर्यभट्ट ही किया था साहब। तो इतना पॉइंट कम से कम हम लोगों को आर्यभट्ट से याद रखना, ठीक है ना। तो शून्य का, पाई का, दशमलव का, सूर्य सिद्धांत, ठीक है, सूर्यास्त और सूर्योदय का जो बात है वो चीज़ें, और पृथ्वी जो घूमती है ध्रुव पर वो चीज़ें, ठीक है ना, ये सारे चीज़ें, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की बात है, ये सारे कौन बताए? आर्यभट्ट बताए। बताइए, हर क्षेत्र में गणित से लेकर के फिजिक्स तक में ये घूम आते थे। तो हम लोग अभी एगो सब्जेक्ट हिस्ट्री पढ़ते थे, कहते साइंस नहीं होगा हमसे। बताइए अगला, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? बताइएगा क्या? स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया, बताइए। सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर मतलब सबसे पहले व्यापक पैमाने पर स्वर्ण सिक्का जारी किया था, सोना का सिक्का। बताइएगा। हाँ, ये हो जाएगा बीमा कदीफ। हाँ, कदीफ शेष, ठीक है ना। ये स्पेलिंग मिस्टेक था उस समय सवाल में भी, इसीलिए करके हम मिस्टेक है वहाँ जा करके सही कर दिए। कदलुफीसस इसका नाम है, ठीक है, कुजुलफीसस नाम है इसका, आगे जा करके देख लीजिएगा। चलिए, तो ये कुषाण वंश का था। किस वंश का था?
कुषाण वंश का था और कुषाण वंश का ये संस्थापक था साहब, यही जो है सो कुषाण वंश की स्थापना किया था, ठीक है ना। इस बात को याद रखेंगे, कुषाण वंश का ये स्थापना किया था, इस बात को याद रखेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग डिस्क्रिप्शन। कुषाण वंश का था और कुषाण वंश का जो संस्थापक था कुजुल कदफिसेस, देखिए ये उसका वास्तविक नाम है, वो अपनी मिस्टेक था, कुजुल कदफिसेस, ठीक है ना। ये कुषाण वंश की स्थापना किया था और यही सबसे पहले सोना का सिक्का जारी किया था, सोना का सिक्का। तो सबसे पहले कुषाण वंश में याद रखेंगे, सबसे पहले अधिक स्वर्ण सिक्का कुजुल कदफिसेस चलाया था और इसकी राजधानी जो थी क्या थी, फिरोजपुर। फिरोजपुर किसको कहा जाता था, पेशावर को। फिरोजपुर किसको, पेशावर को। कोई कन्फ्यूजन है क्या? क्या वो तो सोना का थोड़े किया था, रुपया किया था ना, रुपया पहले कौन चलाया था, ये सोना का सिक्का है, वो अलग सिक्का था, वो चांदी का था ना। चलिए वो, अरे भैया वो कब किया, कुषाण वंश पहले कि इल्तुतमिश पहले, ये पहले बताइए। कुषाण वंश पहले, तो कुषाण वंश ने पहले जारी किया, तो एक देख कर दोसर दोसर किया, गजब हाल है। चलिए क्रम याद रखिए। चलिए तो इसकी राजधानी कहाँ, फिरोजपुर थी, तथा दूसरी राजधानी इसने कहाँ बनाया था, मथुरा को। तो पहली राजधानी कुषाण वंश का फिरोजपुर, ठीक है, और दूसरी राजधानी महिलापुर, नहीं महिलापुर, मथुरा। कहाँ, मथुरा, ठीक है ना। तो याद रखना है, कुषाण वंश की पहली राजधानी फिरोजपुर जो वर्तमान क्या है, पेशावर, और दूसरा कौन सा है, हाँ मथुरा। अब महिले से शुरू, मौ से महिला, मौ से मथुरा। चलिए हाँ, ये पेशावर में, पाकिस्तान। चलिए कुषाण वंश का सबसे प्रतापी जो शासक था वो कौन था, कनिष्क। और कनिष्क के ही समय में आपको पता है कि चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, हाँ चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी 1 ईस्वी में, कनिष्क के समय में कुंडलवन कहाँ हुआ था, कुंडलवन कहाँ है, कुंडलवन कश्मीर में, कहाँ है, कश्मीर में। और इसकी अध्यक्षता कौन किया था, वसुमित्र। कौन किया था, वसुमित्र या अश्वघोष, ठीक है ना। चलिए चलिए साहब अगला है कि कनिष्क 78 ईस्वी में शक संवत चलाया, जो वर्तमान में भारत सरकार प्रयोग करता है, शक संवत, ठीक है साहब। ये कैलेंडर जो है, जो हम लोग कैलेंडर में यूज करते हैं, किस संवत का है ये, शक संवत का, जो भारत सरकार यूज करता है। और चलाया कौन था, कनिष्क। कब चलाया था, 78 ईस्वी में। तो याद रखिएगा कि शक संवत कब चलाया गया था, तो 78 ईस्वी में। कौन चलाया था, कनिष्क चलाया था। क्यों चलाया था, शकों के विजय के उपलक्ष्य में, मतलब शक को हरा दिया था। शक जो राजा था ना, शक राजा, शक एक वंश था, तो शक वंश के राजा को हरा दिया था, इसी वजह से उन्होंने शक संवत चलाया 78 ईस्वी में, जिसको भारत सरकार अभी वर्तमान में कैलेंडर में प्रयोग करता है। चलिए कुषाण वंश में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किया, सर्वाधिक शुद्ध सोना मतलब सबसे अधिक। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय भी जारी किया था सोना का सिक्का, लेकिन उतना शुद्ध नहीं था जितना शुद्ध कुषाण वंश में था, ठीक है। हाँ, कुषाण वंश से अधिक सिक्का जारी किया था चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सोना का सिक्का जारी हुआ था। तो सवाल पूछेगा कि सबसे अधिक सोने का सिक्का किस वंश में हुआ था जारी, तो याद रखेंगे कुषाण, सॉरी ये नहीं, सबसे अधिक पूछा जाए, सबसे अधिक स्वर्ण सिक्का किस वंश में जारी हुआ था, तो गुप्त वंश में। और सबसे शुद्ध सिक्का तब क्या बोलेंगे हम लोग, कुषाण वंश में, ठीक है। कम जारी हुआ था गुप्त काल से, लेकिन सबसे शुद्ध था और सबसे पहला था, ठीक है ना, सबसे पहला और सबसे शुद्ध था, ठीक है ना। जिसकी शुद्धता गुप्तकालीन सिक्के से भी क्या थी, उत्कृष्ट थी, मतलब बढ़िया थी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है हम लोगों का कनिष्क के समय में। देखिए प्रमुख दरबारी कौन था, वसुमित्र थे, चरक थे, नागार्जुन थे और पार्श्व थे, ठीक है ना। ये सारे कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। इतना पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट थोड़ा सा और है डिस्क्रिप्शन इसमें कि कुषाण शासक सर्वाधिक जो है ना उत्तर पश्चिम भारत में तांबे का सिक्का चलाया था। उत्तर पश्चिम भारत में ये तांबे का सिक्का, उत्तर पश्चिम मतलब समझ रहे हैं ना, जो पंजाब वगैरह का क्षेत्र है, वो सारे क्षेत्रों में कौन सा सिक्का चलाया था, ये तांबे का चलाया था। तो सबसे अधिक जो ये सिक्का यूज करता था ना, वो तांबा का करता था। लेकिन पहली बार सबसे शुद्ध और पहली बार सोना सिक्का चलाया, वो कौन चलाया, कुषाण वंश में चला था। और कौन चलाया था, कुजुल कदफिसेस, ठीक है ना।
चलिए देखिएगा कि गांधार शैली तथा मथुरा शैली का भी विकास जो हुआ किसके काल में हुआ? कनिष्क के काल में। गांधार शैली और मथुरा शैली ये कला है साहब, आर्ट है, इसका जो विकास हुआ कनिष्क के समय में। चलिए साहब ये बातें हो गया। उसके बाद देखिएगा कि आपके ऑप्शन में एक और दिया हुआ था गौतमी पुत्र सातकर्णी, दिया हुआ था ना ऑप्शन में। तो देखिएगा कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ये सातवाहन वंश का शासक था। किस वंश का था? सातवाहन वंश का। सातवाहन वंश की स्थापना जो किया था श्रीमुख 60 ईस्वी में किया था, सुधर्मा की हत्या करके। किसका? सुधर्मा की हत्या कर करके तब किया था, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा सातवाहन की जो राजधानी हुआ करती थी, कहाँ हुआ करती थी? प्रतिष्ठान। कहाँ? प्रतिष्ठान। और ये प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में पड़ता था, गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है ना। सातवाहन वंश का जो प्रमुख शासक था श्रीमुख था, यही किया था। सातवाहन वंश की स्थापना कौन किया था? श्रीमुख ही किया था। आप देखिए यहाँ पर श्रीमुख लिखा हुआ है। सातकर्णी था, गौतमी पुत्र सातकर्णी था और वशिष्ठ पुत्र थे। मतलब इस वंश का जो भी शासक था ना अपनी माता का नाम लगाया करता था आगे में, ठीक है ना। जैसे कि आप देखिए गौतमी पुत्र, ठीक है ना, तो ये इनकी माता का नाम होगा और इनका मेन जो नाम हुआ होगा सातकर्णी, ठीक है ना। ये चीज़ें हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है हम लोगों का थोड़ा सा सातवाहन वंश। सातवाहन वंश चांदी, तांबा, सीसा और कांसा का मुद्रा चलाया था। आप देखिए कि सातवाहन वंश सोना का सिक्का नहीं चलाया था और सातवाहन वंश में सबसे अधिक जो चला था सिक्का किसका? शीशे का मुद्रा चला था। इस बात को भी याद रखेंगे। और सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि दान देने का, ब्राह्मणों को भूमि दान देने का जो प्रथा शुरू हुआ था वो सातवाहन के समय में हुआ था। सातवाहन के समय में ही शुरू हुआ था। और इसका जो प्रमाण मिलता है कि ब्राह्मणों को भूमि दान दिया जाता था पूजा पाठ के बदले, उसका जो प्रमाण मिलता है पहला बार कहाँ से मिलता है? नाना घाट अभिलेख से। किससे मिलता है? नाना घाट अभिलेख से। इस बात को भी याद रखिएगा कि सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान देने का जो प्रमाण मिलता है किस अभिलेख में मिलता है? नाना घाट। तो याद रखिएगा कि नाना चल गए ना घाट तब ब्राह्मण को दिए थे भूमि दान, ठीक है। ऐसे करके याद रखिएगा, ठीक है ना। नाना चल गए थे घाट तब ब्राह्मणों को क्या किए थे? भूमि दान। क्योंकि उस समय तो जब मरता है आदमी तो पूजा पाठ कौन करवाता है? ब्राह्मण करवाता है। तो समझ जाइए नाना चल गए घाट तो ब्राह्मण को दिए भूमि दान, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अजंता एवं एलोरा का जो गुफा का निर्माण हुआ है ना ये भी सातवाहन काल में हुआ है। अजंता और एलोरा और दोनों कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है ना। चलिए सातवाहन वंश उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम करता था। कई बार सवाल यह आया है निम्नलिखित में से वह कौन सा वंश है जो उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम करता था। मतलब इस वंश के बाद ना दक्षिण में जाते थे तो दक्षिण भारत और उत्तर जाते थे तो उत्तर भारत, बीचे में था ये सातवाहन वंश, ठीक है। तो ये दक्षिण भारत और उत्तर भारत को जोड़ने का ये वंश काम करता था, इसका साम्राज्य, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि गुप्त शासन में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा चलाया गया था जिसे दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिनार। अब देख लीजिए कुषाण वंश में सबसे पहले सोना का सिक्का सबसे अधिक शुद्ध था। गुप्त काल में सबसे अधिक हो गया, संख्या अधिक हो गया सोना का। चलिए एक ऑप्शन में दिया हुआ था मिनांडर, मिनांडर दिया हुआ था। मेनांडर हिंद यूनानी शासक था। क्या था? मेनांडर हिंद यूनानी शासक था। और मेनांडर और नागसेन, नागसेन जो था ना ये बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु थे। और ये मेनांडर को क्या कर रहे थे? क्या कहते हैं, इसको ज्ञान दे रहे थे। और ये सवाल पूछ रहे थे मेनांडर और नागसेन क्या कर रहे थे? जवाब दे रहे थे। तो इन दोनों का जो संवाद था ना ये संवाद को संकलित किया गया किस में? मिलिंद पन्हों में। किस में? मिलिंद पन्हों में। तो कई बार पूछा जाता है कि मिलिंद पन्हों में निम्नलिखित में से किसका संवाद संकलित किया गया? तो याद रखेंगे नागसेन और मेनांडर का, ठीक है साहब। इतना पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। नौकरी ऐसे होगा साहब, हाँ। अगर फ्री में नौकरी मिलता तो हम लोग भी जल्दी से कर लेते नौकरी। चलिए भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्या होगा आंसर साहब इसका? यानी पशुपालन यानी पशु जो मनुष्य पालता था उसका साक्ष्य, और कृषि जो है करता था इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। कहाँ से?
मेहरगढ़ से, याद रखना है, मेहरगढ़ से। तो याद रखिएगा कि प्राचीन काल में न लोग अपना मेहर को खिलाने के लिए, ना खाना खिलाने के लिए पशु पालता था और क्या करता था, कृषि करता था। मेहर मतलब क्या होता है, पत्नी, है कि नहीं। तो याद रखना है कि सिंधु सभ्यता में अपना मेहर को खिलाने के लिए पशु पालता था और क्या करता था, कृषि करता था। ठीक है ना, तो लॉजिकली आपको याद रहेगा। चलिए, नहीं, मेहर मतलब पत्नी होता है, नहीं। आप बकरी बोल रहे थे, मेहर मतलब, हाँ, ऐसे मिलता जुलता स्वभाव होता है। चलिए चलिए, क्योंकि ये सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ सवाल था, तो सिंधु सभ्यता में कहाँ से क्या साक्ष्य मिला है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, कालीबंगन, आपको पता है कि कालीबंगन से क्या मिला है, जूते हुए खेतों का साक्ष्य मिला है। कालीबंगन का अर्थ क्या होता है, काली रंग की चूड़ियाँ होती है। कालीबंगन का अर्थ काली रंग की चूड़ियाँ। इसका जो खोज किया, क्या बोले, क्या बोले, हाँ, तो उसी का बना हुआ था ना। चलिए, इसका जो खोज किया था, कौन किया था, बीबी लाल। वही बीबी लाल जिनका अभी हाल ही में क्या हो गया है, मृत्यु हो गया है, पुरातत्व विभाग से जुड़े हुए थे, और बीके स्थापना किए थे 1961 में। कालीबंगन जो था किस नदी के किनारे, घग्घर नदी के किनारे था, और ये वर्तमान में कहाँ है, राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है वहाँ पर हुआ करता था कालीबंगन। अब कालीबंगन से क्या क्या मिला है, देखिए, अग्निकुंड मिला है, नक्काशीदार ईंट मिला है, और जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला। देखिए, जूते हुए खेत का साक्ष्य ये मिला है कालीबंगन से, ठीक है ना। लेकिन पशुपालन और कृषि करने का जो साक्ष्य मिला है वो मेहरगढ़ से। चलिए, और घोड़े का अस्थि पंजर ये भी जो मिला है कालीबंगन से। तो कालीबंगन से इतना याद रखना है कि कालीबंगन जो है घग्घर नदी के किनारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है, और यहाँ से जो मिला है जूते हुए खेत का साक्ष्य, अग्निकुंड, नक्काशीदार ईंट, ये सारे चीज़ें याद रखेंगे हम लोग। चलिए, अगला आ गया धौलावीरा। धौलावीरा का जो खोज किया जेपी जोशी 1967 से 68 तक, और फिर बाद में जाकर के रविंद्र बिष्ट किए थे 1990 से 91 तक किए थे। और इसका जो विस्तार है लूनी नदी के किनारे गुजरात के कच्छ जिला में। धौलावीरा का गुजरात के कच्छ जिला में है, लूनी नदी के किनारे। इतना पॉइंट हम लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद मोहनजोदड़ो, ये हम लोग 66वीं में भी किए हैं, लेकिन फिर से जानबूझ के हम डाले हैं। चलिए, ताकि एक दो बार देखिएगा ना तो फिर क्लियर हो जाएंगी। चलिए, मोहनजोदड़ो, इसका खोज को रखालदास बनर्जी कब किया है, 1922 में। इसका विस्तार जो था ना, कहाँ से, सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान का सिंध प्रांत, और सिंध प्रांत का लड़काना जिला, ठीक है ना, लड़काना जिला। चलिए, मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, मोहनजोदड़ो से वही विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार, ठीक है ना। नर्तकी की कांस की मूर्ति मिली है। अन्नागार, जिसको कोठी बोलते हैं, अनाज रखने वाला, वो मिला है। एक सिल पर 3 मुख वाले देवता मिला है। पशुपति की मूर्ति प्राप्त हुआ है, जिस पर 4 जो है सो पशु थे, एक हाथी, घोड़ा, चीता, भैंसा। हाथी, घोड़ा, चीता, भैंसा, हाथी, घोड़ा, चीता, भैंसा, ठीक है ना। चलिए, मोहनजोदड़ो से गरुड़ के अंकन वाला क्या मिला है, मुद्रा मिला है। ये बहुत ही भी आई है, कई बार पूछा भी गया है। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल था वो भी क्या था, मोहनजोदड़ो ही था। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा स्थल, ठीक है ना। चलिए, अगला देखिएगा, लोथल से प्राप्त, अच्छा लोथल छूट गया क्या, चलिए कुछ छूट गया। चलिए, अगला है लोथल। लोथल का जो खोज किया, कौन किया है, रंगनाथ राव 1954 में, और इसका जो विस्तार है भोगवा नदी के किनारे गुजरात के अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद जिला में है। चलिए, अगला है लोथल से प्राप्त क्या हुआ है, चावल का साक्ष्य, ठीक है, और कोल्डिहवा से भी हुआ है। चावल का साक्ष्य लोथल से भी, और कोल्डिहवा, यहाँ से भी चावल का साक्ष्य मिला। किसका साक्ष्य, चावल का साक्ष्य मिला है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ लोथल से चावल के अलावा अग्निकुंड मिला है, मन के बनाने के कारखाने मिले हैं, और लिपस्टिक का भी साक्ष्य मिला है साहब, ठीक है ना। चलिए, हाँ, तो हाँ, चानोदरो से भी लिपस्टिक मिला है। चलिए, लोथल में
लोथल में सिंधु नदी सभ्यता का प्रसिद्ध गोदीबारा बंदरगाह क्या था, स्थित था। तो पूछा जाता कई बार गोदीबारा बंदरगाह निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता के सिंधु काल के किस शहरों में था, तो याद रखेंगे हम लोग लोथल में। चलिए, सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी जो स्थल है कौन सा है, आलमगीरपुर। कहाँ है, मेरठ में। किस नदी के किनारे, हिंदर नदी के किनारे। सबसे पश्चिमी कौन है, सुतका गेंडोर। कहाँ है, बलूचिस्तान में। किस नदी के किनारे, दास्क नदी के किनारे। और सबसे उत्तरी में कौन है, मांदा। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। किस नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे। और सबसे दक्षिण में कौन है, दाइमाबाद। कहाँ है, महाराष्ट्र में। किस नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे है साहब। चलिए चलिए, अंतिम है और लास्ट पेज है। देखिए, भारत में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम जो साक्ष्य मिला, कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। नवपाषाण युगीन बस्तियों में मेहरगढ़ पाकिस्तान और सबसे ये क्या है, प्राचीन है। नवपाषाण युगीन बस्तियों मतलब सिंधु सभ्यता का जो भी शहर था उसमें सबसे नया जो था, सिंधु सभ्यता का जो भी शहर था उसमें सबसे जो नया शहर था वो था मेहरगढ़। कौन था, मेहरगढ़ था। तब तो वहाँ कृषि हो रहा है, पशुपालन हो रहा है, तो पहले लोग आदि मानव था। चलिए, और ये कहाँ पर मेहरगढ़ है, पाकिस्तान में है। यहाँ खुदाई में अलग अलग स्तरों से गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी अर्थात कृषि और पशुपालन दोनों के साक्ष्य प्राप्त हुए। मतलब कैसे पता चला कि वहाँ पर कृषि होता था, क्योंकि वहाँ से गेहूँ मिला है। क्या मिला है, गेहूँ मिला है, जौ मिला है, भेड़ मिला है और बकरी मिला। तो भेड़ मिला तो मतलब पशुपालन, बकरी मिला तो पशुपालन, गेहूँ और जौ मिला तो कृषि, यही ना, क्या बोले। चलिए, कोल्डिहवा से भारत में चावल का उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, ये भी बोल चुके हैं पहले ही। चलिए, और आदमगढ़ ये एमपी में है। आदमगढ़ और बगौर कहाँ है, राजस्थान में। स्थलों से जो मिला है, क्या मिला है, पशुपालन का साक्ष्य मिला है। पशुपालन का साक्ष्य आप देखिए कि मेहरगढ़ से भी मिला है, और इसके अलावा आदमगढ़ जो एमपी में है और बगौर जो राजस्थान में है, यहाँ से भी पशुपालन का ये साक्ष्य मिला है। तो सिंधु सभ्यता का जो अभी आपको बताए थे कि सिंधु जो सभ्यता था वो कहाँ से कहाँ विस्तरित था, तो बताइए उत्तर में कौन था, मांदा। किस नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे। कहाँ है ये, जम्मू कश्मीर में। चलिए ठीक बात। दक्षिण में बताइए, दाइमाबाद। किस नदी के किनारे, गोदावरी। और कहाँ पे, महाराष्ट्र में। पश्चिम में बताइए, सूतका गेंडोर। कौन नदी के किनारे, दास्क नदी के किनारे। कहाँ है, बलूचिस्तान में। और ये कौन सा हो जाएगा, पूरब में, आलमगीरपुर। कहाँ पड़ता है ये, मेरठ में, उत्तर प्रदेश में। और किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। चलिए साहब, ये हो गया कुल मिलाकर के आपका 30 सवाल, क्योंकि 64वीं में 30 सवाल पूछा था। और यहाँ से सवालें जो था सारे सवाल लेवल का था, पूछने के लायक था, ठीक है ना साहब। और सबसे लगता होगा कि जो 66वीं 65वीं था, और उसमें सबसे ज़्यादा जो था ना टफ यही था, और सबसे ज़्यादा टफ यही था 64वीं। और मेरे जीवन का पहला बीपीएससी यही था, और मेरे जीवन का पहला बीपीएससी, हाँ, एसी में 2018 में। और दिन वो तारीख था 15 दिसंबर वो तारीख था जिस दिन ये 64वीं का आयोजन हुआ था। और मात्र 15 दिन पढ़ करके ये क्रैक किए थे। इससे पहले बीपीएससी क्या होता है नहीं हमको पता नहीं था, बीपीएससी क्या होता है। केवल 15 दिन पढ़ करके, केवल 15 दिन। तो अभी भी 15 दिन बचा हुआ है, अगर प्रयास करिएगा तो बिल्कुल हो सकता है, असंभव कुछ नहीं है। बस यही है कि 8-10 घंटा 12 घंटा आप अपना देते रहिए, और जितना करवा रहे हैं कम से कम उतना करके तो जाइए, कम से कम उतना। और इससे भी अगर अधिक कर सकते हैं तो कर लीजिए। बाकी जो करंट अफेयर दिए हैं, जो हिस्ट्री का सीरीज चला रहे हैं, बिहार स्पेशल का जो चला है, ये सारे करके आप जाइए तो फिर आप रिजल्ट में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि 30 सवाल हिस्ट्री का आएगा, 30 आपका बिहार स्पेशल का, 60, 30 आपका करंट अफेयर, 60-30 90, और 105 के आसपास कट ऑफ जाएगा इस बार, इससे अधिक नहीं जाएगा। लड़की लोग का तो 90 तो बहुत हो गया लड़की लोगों का।
तो इसी लेकर के अभी भी 15 दिन 17 दिन टाइम है, आप अपना 100% दीजिए, हम तो दे ही रहे हैं आप लोगों के लिए। चलिए ठीक है।